नमस्कार, मैं हूँ सुभाष भारतीय। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का ये वीडियो मानसिक योग्यता परीक्षण को लेकर है, जिसे हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। और वर्तमान में इसके बारे में जो पॉपुलर शब्द है वो है रीजनिंग। ये जो पार्ट है ये लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। विशेष तौर पर निचले स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनमें इसे ज़रूर पूछा जाता है। इसमें बीएसटीसी है या प्री बीएड एग्ज़ाम है इनमें। इसके अलावा अन्य प्रकार जैसे कोई रेलवे एग्ज़ाम्स हैं और यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर में भी इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो है ये इन सभी प्रकार की परीक्षाओं के प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज मैं मानसिक योग्यता परीक्षण में जो बिंदु लेके आया हूँ वो है आकृतियों की गणना। दिखने में ये टॉपिक बहुत सरल लगता है और ये लगता है कि ये बहुत इजी है, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें अक्सर विद्यार्थी है वो गलतियां करते हैं और धोखा खा जाते हैं और फिर उनके जो दिए गए उत्तर हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आकृतियों की गणना हमें कैसे करनी चाहिए, इसके बहुत सारे तरीके आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, अलग अलग गाइड्स में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। मैं भी यहाँ पर एक अलग तरीका लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको केवल पसंद ही नहीं आएगा बल्कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं जो तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि आप परीक्षा के दौरान अति उत्साहित न हों। ऐसा नहीं हो कि आप इस प्रकार के प्रश्न को देखते ही उत्साह में आ जाएं और आपको लगे कि ये बहुत ईजी है और मैं तो इसे बिना ही कोई कैलकुलेट किए कर सकता हूँ। मानसिक योग्यता के जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ज़्यादातर को प्रैक्टिकली या फिर यूँ कहूँ कि कैलकुलेशन करते हुए हमें हल करना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके आधे से ज़्यादा प्रश्न गलत हो सकते हैं। और आपको पता ही है कि एक प्रश्न का गलत होना भी आपको प्रति योग्यता में बहुत पीछे लेके जा सकता है। जिस भी परीक्षा में ये पार्ट आता है यानी कि मानसिक योग्यता से जुड़े हुए सवाल आते हैं, उसमें मानसिक योग्यता वाला जो पार्ट है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके चयन में। क्योंकि ये जो चीज़ है ये थोड़ी डिफिकल्ट तो रहती है समझने में। दूसरी चीज़ ये कि परीक्षा में इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और जो विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं वो अक्सर इस चीज़ में पिछड़ जाते हैं। इसमें कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें एक ही सवाल में 5-5 मिनट भी लग जाते हैं, जबकि इससे जुड़े हुए 50 क्वेश्चन, मैं यहाँ पे प्री बीएसटीसी की बात कर रहा हूँ, डीएल उसको हम बोलते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और यदि आप वहाँ पे 5 मिनट एक क्वेश्चन में लेते हैं तो आपके पास 250 मिनट होने चाहिए, जबकि 250 मिनट आपको पूरे नहीं मिलते। उसमें आपको 3 घंटे की अवधि मिलती है, 180 मिनट्स मिलते हैं। 180 मिनट्स में 4 पार्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो आप उत्साह में ना आए और ऐसा भी नहीं है कि आप घबरा जाएं कि समय बहुत कम है इसलिए आप फटाफट इसको करें। फटाफट नहीं करें, थोड़ा कैलकुलेट करें और फिर इसे करें। तो यहाँ पे मैं आपके सामने पहले एक सरल आकृति लेके आया हूँ जो आपके सामने दिख रही है। इसमें हम ये गिनने वाले हैं कि इसमें वर्ग कितने हैं। यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि आकृतियों में विशेष तौर से आपसे जो पूछी जाती हैं वो होते हैं आयत, वर्ग, त्रिभुज और चतुर्भुज। आकृतियां अक्सर इन 4 चीजों से जुड़ी हुई आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। इन चारों की पहचान आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें कि आपको क्या पूछा जा रहा है। आपसे आयत पूछा जा रहा है या वर्ग पूछा जा रहा है या त्रिभुज पूछा जा रहा है या फिर चतुर्भुज पूछा जा रहा है। चारों की परिभाषा आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे चतुर्भुज है 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, उसमें 4 भुजाओं का होना मस्ट है। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है इससे कोई लेना देना इसमें नहीं है। ये 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज है। जैसे इसमें 4 भुजाएं थी चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं थी ये भी चतुर्भुज है। और यदि इसमें 4 भुजाएं हैं ये भी चतुर्भुज है और इसमें 4 भुजाएं हैं तो ये भी चतुर्भुज है। ठीक है, अब बात करते हैं आयत की। आयत की परिभाषा है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आमने सामने का मतलब जैसे इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की भुजा ये है, तो ये इसके समान ये इसके समान होनी चाहिए। जैसे इसमें भी यही है, ये इसका रूल है। आमने सामने की भुजा यानी ये भी एक चतुर्भुज ही है, लेकिन इसकी विशेषता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं इसकी समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग के भी ये एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसमें चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। तो इसमें चारों भुजाएं यानी
ये भी इसके समान है, ये इसके समान है, यानी चारों एक दूसरे के समान होने चाहिए। तो वर्ग होता है वो अपने आप में एक आयत हो सकता है, चतुर्भुज तो होता ही है, लेकिन ये अपने आप में आयत हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखें कि आयत जो यहाँ पे दिया गया है, जिस आयत की परिभाषा क्या दी है कि आमने सामने की भुजा हो, तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने मिली। इसमें चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, वर्ग की विशेषता है। तो यहाँ पर आयत यानी वर्ग है वो आयत कहला सकता है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यदि चारों भुजाएं समान नहीं है तो फिर आप उसे वर्ग नहीं कह सकते, ये इसकी खास विशेषता है। और चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान भी हो सकती हैं, उसकी दो भुजाएं आमने सामने समान हो सकती हैं, या फिर चारों भुजाएं असमान भी हो सकती हैं। तो ये पहचान आप रखें। अब बात करते हैं त्रिभुज की, इसमें तीन भुजाएं होती हैं। इसका डिजाइन है वो कैसा भी हो सकता है, जैसे ये भी त्रिभुज है, ये भी अपने आप में एक त्रिभुज है। आप इसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी आंकलन कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक त्रिभुज है। हमारे दिमाग में क्या है, छोटी कक्षाओं में हमने गणित पढ़ी है, उसके बाद हम बड़ी कक्षाओं में इस चीज को छोड़ देते हैं। आर्ट्स के विद्यार्थियों को विशेष तौर पर दिक्कतें आती हैं। तो वो क्या है कि त्रिभुज की डिजाइन अक्सर ये अपने दिमाग में रखते हैं कि त्रिभुज दिखने में यूं होता है, ठीक है। अब चतुर्भुज है वो या तो आयत को मान के बैठ जाते हैं या फिर वर्ग को मान के बैठ जाते हैं, या फिर परीक्षा में पूछा जाता है आयत और वो वर्ग समझ लेते हैं, या पूछा जाता है वर्ग और वो समझ लेते हैं आयत। गलती वहां होती है। इसलिए सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ये समझ लें कि कौन सी आकृति आपको गिननी है। तो आइए इस जो मैंने जो क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे जो उदाहरण लिया है, उसमें हम गिनने वाले हैं आयत की संख्या। आयत गिनने हैं आपको कि इसमें आयत कितने हैं। आयत की परिभाषा आमने सामने की भुजा बराबर, यानी इसका डिजाइन ये भी हो सकता है और इसका डिजाइन ये भी हो सकता है। पहले आपने डिजाइन तय कर लिए, यानी आपको ये दोनों ही डिजाइन इसमें ढूंढनी है, कितनी बनती है। सीधा और सरल सा तरीका है, एक बार में आपको समझ आ जाने वाला है, आप ध्यान से इसको देख लें। आप मान लीजिए इसके अंदर कितने डिब्बे देख रहे हैं आपको, 4। ये 4 घर हैं, इसलिए हम इनको नंबर दे देते हैं, हाउस नंबर 1, 2, 3 और 4। जितने भी कॉलम बने हुए हों डिजाइन में, आकृति में, उसमें आप इस प्रकार अंक डाल लें, क्रम डाल लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपका तरीका शुरू हो जाता है। आपको सबसे पहले एक नंबर घर, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, मान लीजिए ये घर है और इसका डिजाइन आपका ये बनता है, इसको नंबर दिया हमने 1, पहचान दी हमने 1। तो इसको आप देखिए कि इसका डिजाइन आपके पूछी गई आकृति जैसा है। यदि है तो आप यहाँ पर एक एक अंक से, यानी एक अंक को लेकर के हम गणना कर रहे हैं। एक अंक का मतलब 1 2 3 चारों को अलग अलग हमें देखना है कि इनकी डिजाइन कैसी है। तो 1 की डिजाइन आयत है तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। 2 की डिजाइन भी आयत है तो इसको भी यहाँ लिख देता हूँ। 3 की डिजाइन आयत की है तो इसको भी लिख देता हूँ, और 4 की डिजाइन आयत की है तो मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ। यानी 4 घर हैं, चारों की डिजाइन यहाँ पर आयताकार है। तो यहाँ पर एक एक अंक को लेकर के मैंने कैलकुलेट किया तो चारों की डिजाइन सेम टू सेम निकली, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 2 2 अंक, यानी यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 2 अंक, यानी 2 2 घरों को मिलाएंगे हम और फिर उनकी डिजाइन देखते हैं कैसी बनती है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, आपको सीरियल वार चल रहा है। सबसे पहले 1 को लेना है, 1 के साथ इसका पड़ोसी 2 है तो इसे मैच करना है, इसका 3 नंबर पड़ोसी है तो उसे मैच करना है। तो हम 1 और 2 को मिला लेते हैं, यानी 1 और 2 को हम मिलाते हैं। तो ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है क्या इसके अनुरूप है, आपका उत्तर ये आएगा। तो यहाँ पर मैं पहला जोड़ा बना देता हूँ 1 और 2 का, यानी 1 और 2 को यदि हम मिलाते हैं तो भी डिजाइन बनता है आयत का, ठीक है। उसके बाद 1 को 3 के साथ मिलाएंगे, सीरियल से चलना आपको, पहले 2 को मिलाया फिर हमने 3 को मिलाया। अब 1 और 3 को यदि हम मिलाते हैं तो ये डिजाइन दिखता है आपको, ये छुप जाता है, ये भी और ये। अब आपको ये डिजाइन जो दिख रहा है 1 और 3 को मिलाने के बाद इसके अनुरूप है तो आप यहाँ पर इसको नोट कर दीजिए। यहाँ आपको लग रहा होगा कि समय ज्यादा ले रहा हूं मैं, ये आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा समय लग रहा है, वरना आप इसे 1 मिनट से भी कम समय में आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब ये काम पूरा हो गया, 1 को 4 के साथ मिलाएंगे तो ये नहीं बनेगा डिजाइन, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब बात आती है 2 नंबर की, 2 को 1 के साथ नहीं मिलाना, बैक नहीं जाना, यहाँ पे आगे बढ़ना है। क्यों नहीं? क्योंकि 2 को 1 के साथ आप मिलाएंगे तो ये तो पहले काम हो चुका है यहाँ, इसलिए आपको आगे बढ़ना है। 2 को 3 के साथ मिलाइए,
तो पहले जो 1 के साथ 4 की स्थिति बन रही थी वो यहाँ 2 की 3 के साथ बन रही, इसलिए यहाँ पर आयत नहीं बनेगा। फिर 2 को 4 के साथ मिलाएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है ये डिजाइन बन रहा है ये वाला, तो ये एक आयत बनता है। तो मैं ये यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 2 के साथ 4 का बन रहा है। अब बारी आती है 3 की। जैसा कि मैंने बताया बैक नहीं जाना, 3 का जोड़ा 1 के साथ नहीं बनाना है, 3 का जोड़ा 2 के साथ नहीं बनाना है, क्योंकि इन दोनों अक्षरों के जोड़े हम पहले बना चुके हैं। अब आगे ही बढ़ना है तो 3 का जोड़ा किसके साथ बनाएंगे आप, 4 के साथ बनाएंगे। तो हम 3 और 4 को जोड़ते हैं तो ये डिजाइन आपको कैसा दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है। तो ये भी मैं यहां लिख देता हूं। अब आता है 4 नंबर घर। अब बैक तो हमें जाना ही नहीं है, आगे कोई और है नहीं, तो यहाँ पे ये 2-2 अंक वाला जो प्रक्रिया है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं 3-3 अंकों की। 3-3 को लेके चलते हैं, तो 3-3 को लेके चलेंगे तो किसी भी डिजाइन में आयत नहीं बनेगा। जैसे आपने 1, 2, 3 को लिया तो आपका डिजाइन बन रहा है ये, जो कि अपने आप में क्या नहीं है, चतुर्भुज यानी आयत नहीं है। ऐसे 2, 3, 4 को लेंगे तो 2, 3, 4 को लेंगे तो ये डिजाइन बनेगी ऐसे, तो ये भी आपका चतुर्भुज नहीं बन रहा है, आयत नहीं बन रहा है। तो 3-3 अंकों से कोई नहीं बन रहा है, तो ये हो गया 0, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 4-4 अंकों की। 1, 2, 3, 4, क्या चारों घरों को मिलाने से ऐसा डिजाइन बन रहा है? आपका उत्तर यदि यस में है तो आप लिख दें 1, 2, 3, 4, यानी हमने चारों घरों को मिलाया तो एक डिजाइन बनी। अब आगे कोई अंक नहीं है तो हमारी प्रक्रिया यहाँ पूरी हो जाती है। अब हम काउंटिंग करते हैं कि एक एक घर को हमने देखा तो कितने आयत नजर आए, 4 नजर आए, ठीक है। फिर हमने 2-2 घरों को जोड़ के देखा तो कितने आयत नजर आए, 1, 2, 3, 4, 4। और फिर हमने 3-3 को जोड़ के देखा तो कोई भी आकृति आयत नजर नहीं आई, और फिर हमने 4-4 को जोड़ के देखा तो हमें एक आकृति नजर आई आयत की। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, 4 ये हो गए, 4 ये और 1 ये, कुल मिला के 9। अब ऑप्शन में यदि 9 है तो आपका आंसर तुरंत, आपको सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है, आप 9 करें। अब एक चीज यहां और बता देता हूं कि इस कैलकुलेशन में भी हो सकता है कि आप मात खा जाएं। कई बार जटिल आकृति दे दी जाती है और हमें हमारे ऊपर समय का दबाव रहता है, समय तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है और हम जल्दबाजी में अक्षर सही नहीं गिन पाते हैं। अब मान लीजिए ऑप्शन में आपके दिए हुए थे 8, 10, 6, 4, 9 वहां नहीं है, तो ये आप ये मानकर चले कि हमने जो गिने वो कम गिने। आप ये कभी नहीं मान के चले कि हमने जो गिने वो ज्यादा गिने। मैं अक्सर बता रहा हूं ये नहीं है कि 100% ये सही हो, लेकिन 95% ये चीज सही हो जाती है, या 99 तक मैं कह सकता हूं कि आप आकृतियां गिनेंगे तो कम ही गिनेंगे, ज्यादा नहीं गिन सकते आप। इसलिए यदि आपकी गिनती 9 आ रही है, 9 का ऑप्शन नहीं है, तो उससे अगला जो ऑप्शन है उसे आप चुने। जैसे 9 के बाद अगला ऑप्शन इसमें आ रहा है 10, तो आपका उत्तर 8 मेरे विचार से सही नहीं होगा, बल्कि 10 ही इसमें सही होगा। तो 99% आप अगली संख्या चुने। ये मैं मेरा अनुभव साझा कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो ये हो गई, ये दिखने में बहुत सरल आकृति थी, इसलिए मैंने सबसे पहले ये लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं, आपके सामने ये आकृति दिख रही है, मैं इसमें भी आपको ये चीजें ऐसे ही काउंट करके दिखा देता हूं। अब यहां आपको बताने हैं त्रिभुज बताने हैं, और त्रिभुज की आकृति जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी सरल और सिंपल आकृति ये होती है। अब इसको उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लिखा जा सकता है। आप इसको यूं भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, लेकिन इसमें भुजाएं 3 ही रहनी है, तीनों आपस में मिली हुई होंगी, ये जरूरी है, ठीक है। अब इसमें हमें त्रिभुजों की गिनती करनी है कि ऐसे आकृति कितनी। तरीका वही है, फटाफट आप नंबर डाल लीजिए, यहां से शुरू कर दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब आपको वही फॉर्मूला लागू करना है। पहले आपको केवल एक एक अंक को लेकर के देखना है, यानी ये घर मान लीजिए 5 घर हैं, क्या प्रत्येक घर की आकृति त्रिभुज है? नहीं है, तो कौन कौन से घर की आकृति त्रिभुज है वो आप यहाँ सामने लिख लें। जैसे 1 नंबर का घर कैसा दिख रहा है आपको त्रिभुज, तो 1 लिख दिया। 2 का भी त्रिभुज दिख रहा है तो ये भी लिख दिया। 3 का उल्टा त्रिभुज बन रहा है लेकिन त्रिभुज ही है तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर। 4 ये भी एक त्रिभुज है, ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर। और 5 ये उल्टा है भले ही, लेकिन है अपने आप में एक त्रिभुज, ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर। आगे कोई अंक है ही नहीं, 5 घर थे, पांचों घर त्रिभुज हैं,
तो हमने यहाँ लिख दी। अब हम दो दो लेके चलते हैं, दो दो में हम जोड़े बनाएंगे, तो एक का दो के साथ बनाओ। तो ये डिजाइन देखो कैसा बन रहा है, ये डिजाइन ऐसा बन रहा है, यूं होके और यूं बन रहा है, त्रिभुज नहीं बन रहा। अब आप ये सोच रहे हो यहाँ तो दो बन रहे हैं, तो आप दो काउंट नहीं करेंगे, दोनों को मिलाने से एक डिजाइन बनना चाहिए, ठीक है। एक को तीन के साथ मिलाने से, यानी एक और तीन को हमने मिलाया तो डिजाइन बना ये क्या बन गया, आप देख रहे होंगे, मैं इनको छुपाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो ये भी कामयाब नहीं हो रहा। एक को चार के साथ मिलाएंगे तो आकृति ठीक वैसी ही बन रही है जो दो के साथ बन रही थी। पांच को मिलाएंगे तो ये डमरू बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी अपने आप में एक त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब ये दो दो वाला मैटर यहाँ एक के साथ तो सेट नहीं हो रहा। अब इनके और देख लेते हैं, दो पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण ये है, यहाँ जल्दबाजी नहीं करें, प्रत्येक अक्षर तक आपको पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि एक का नहीं बन रहा किसी के साथ, यानी एक को हम दूसरे किसी घर के साथ मैच कर रहे हैं तो त्रिभुज नहीं बन रहा, तो जरूरी नहीं है कि अगले अंकों का भी नहीं बने। आपको चेक हर अंकों को करना है यदि आप 100% सही उत्तर देना चाहते हैं तो। अब दो का करते हैं, दो का हम एक के साथ तो मैच नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले हो चुका है। दो का तीन के साथ करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन बनेगा ये जो त्रिभुज नहीं है। अब दो का चार के साथ करने का कोई फायदा नहीं है, ये इससे बहुत दूर है। पांच के साथ करने का भी फायदा नहीं, ये भी इससे बहुत दूर है। तीन का चार के साथ करेंगे तो चतुर्भुज बन रहा है। अब तीन का पांच के साथ करोगे तो ये दूर है इससे, ऐसी डिजाइन बन रही है, या फिर दूसरे पर इसमें ऐसी डिजाइन बन रही है, देखिए ये वाली डिजाइन बन रही है। इनको दोनों को मिलाने से उल्टी डिजाइन बन रही है इसकी। चार का पांच के साथ चतुर्भुज बन रहा है, यानी दो दो के जोड़े में आपको कोई भी त्रिभुज की आकृति दिखाई नहीं देगी, इसलिए यहां पे मैं लिख देता हूं 0। आप चाहे तो आप सिद्धांत बना लें कि दो त्रिभुजों को यदि आप मिलाते हैं तो आप एक नई आकृति त्रिभुज नहीं बना सकते, कैसे भी मिला के। जैसे आप ये दो त्रिभुज उठा लिया आपने, और इन दोनों त्रिभुजों को आप कैसे भी करके आप मिलाते हैं तो आपकी आकृति त्रिभुज नहीं बन रही। ऐसे सिद्धांत भी बना सकते हैं आप, नियम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम तीन तीन को लेकर चलते हैं। तीन तीन को यदि हम लेकर चलते हैं तो सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूं 1 2 3 को। क्रम रखना है, क्रम यदि आपने छोड़ा तो बात गई। 1 2 3, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, ये यहां से यहां तक, तो ये भी नहीं हो रहा। फिर 1 2 3 मिला लिया मैंने, फिर 1 3 4 को मिला के देखो तो यहाँ भी चतुर्भुज बन रहा है, और 1 4 5 का कोई मैच ही नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ भी ये नहीं बन रहा है। फिर हम आते हैं 2 नंबर पे। 2 को हमें मिलाना है 3 और 4 के साथ, तो यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। फिर 2 को हम मिलाते हैं 4 और 5 के साथ, तो बीच में 3 आ गया, तो यहाँ पर भी आकृति नहीं बनेगी। फिर 3 और 4 5 को मिलाएंगे तो ये भी अपने आप में एक चतुर्भुज बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और 4 की कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे 3 3 के जोड़े बना रहे हैं, जबकि 4 और 5 दो ही अंक बचे हैं, 6 है ही नहीं है, तो यहाँ पे 4 को हमें गिनने की आवश्यकता है ही नहीं। अब हम बात करते हैं 4 4 अंकों की। 4 4 अंकों की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 को मैंने मिला दिया। 1 2 3 4 को मिलाने से ये बड़ा घर बन रहा है अपने आप में दिखने में, 1 2 3 4 का, तो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक बन गया इन चारों घरों को मिलाने से। पोस्टर बंद कर देता हूं ताकि ये पता चले कि ये अपने आप में एक घर है। अब हम अगला अंक ले रहे हैं 2 3 4 5, तो इन चारों को मिलाने से नहीं बन रहा, यानी 1 2 3 4 5 मिला है। इसी प्रकार 1 3 4 5 को मिला के भी देख लो आप, क्योंकि दो जोड़े बन रहे हैं ना यहाँ पे, एक के साथ दो जोड़े बन जाते हैं। 1 2 3 4 का बन रहा है, दूसरा जोड़ा बनता है 1 3 4 5 का। तो 1 2 3 4 का जो ग्रुप बन रहा है ये तो त्रिभुज बन ही रहा है, लेकिन 1 3 4 5 1 3 4 5 का जो ग्रुप बन रहा है वो त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो ये कट हो जाएगा, यहां से मिटा दिया, ठीक है। अब बारी आ जाती है 2 की। 2 के साथ किसको मिलाएंगे? बैक जाना नहीं है, आगे जाना है। 3 को मिलाइए, 4 को मिलाइए, 5 को मिलाइए, क्योंकि हम ग्रुप किसका बना रहे हैं? 4 4 अंकों का बना रहे हैं। इन चारों का ग्रुप बनाया और आकृति बनी आयत, ठीक है। फिर 2 का 4 5 के साथ तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि फिर 3 ही अंक रह जाएंगे, तो 2 की जो चेकिंग है वो हमें एक बार ही करनी है। फिर बारी आती है 3 की। 3 का कैलकुलेट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 4 5 चौथा अंक कहां से लाएंगे हम, क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो यहां पर ये कैलकुलेट हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आती है बारी 5 5 की।
क्योंकि इसमें कुल 5 घर हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या पांचों घरों को मिलाने से कोई आकृति ऐसी बनती है जो हमें पूछी जा रही है। जैसे हमें त्रिभुज पूछा जा रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पांचों को मिलाने से आकृति बनती है क्या आपको दिखने में एक त्रिभुज दिख रहा है? पूरी आकृति को देखना है, नहीं कि इसको छुपा के देखना है। तो आपको ये नजर आएगा कि इसमें त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ 5 5 से 0 आएगा। अब आपका काम बचा है काउंटिंग करने का, गिनने का। तो यहाँ पर इनको गिनिए अलग अलग, तो 5 बन गए, ये 0 है, एक ये हो गया आपका, टोटल हो गया आपके 6। आपका आंसर आना चाहिए 6। तो इस प्रकार से यदि आप नंबर डाल करके आप काउंटिंग करते हैं तो आपका आंसर 100% सही होगा। यदि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो भी आप करें, गलत होने से अच्छा है थोड़ा टाइम दें। 50 क्वेश्चनों में से आप जल्दबाजी में यदि 20 क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो गलत है। यदि आप सावधानी से काम करते हैं, आप 50 के 50 नहीं कर पाए, 45 ही अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन 45 में से आपने 35 सही कर दिए, तो वो ज्यादा बेहतर है। कहने का तात्पर्य 50 क्वेश्चन भले पूरे हो या नहीं हो, लेकिन आप एक प्रक्रिया से करें ताकि जो करें वो सही हो। वैसे इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि आपको ये लगे कि समय पूरा होने वाला है, केवल 5 मिनट बच रहे हैं या 10 मिनट बच रहे हैं, और मेरे तो अभी भी मेंटल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन ही हल हुए हैं, तो बाकी के 15 क्वेश्चन को भी हमें करके जरूर आना है, छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन। लेकिन शुरुआत में आप जल्दबाजी नहीं करें। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आप फटाफट भर दें, गलत सही जो भी आए, पहले आप कैलकुलेट करिए, सही सही भरिए, अंत में आप जल्दबाजी में जैसा भी आपको अच्छा लगे आप भर सकते हैं, ये एक अलग बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी सहायता करेगा। और यदि ऐसा होता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।